नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। आज के इस न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। आगे बुलेटिन में रुक करेंगे जोधपुर का, जहां जीआरपी पुलिस ने यात्रियों को झांसा देकर सोना और नकदी उड़ाने वाले अंतर्राज्यीय टटलूबाज गैंग का पर्दाफाश किया। और इसी के साथ आगे बात करेंगे राजस्थान के कोटा की भी, जहां ग्रामीण में जुलाई का पहला हफ्ता बीत जाने के बाद भी मानसून की बेरुखी ने अन्नदाताओं की चिंता बढ़ा दी है। तो चलिए बिना देर किए रुख करते हैं इन सभी खबरों की और पूरे विस्तार के साथ। इंदौर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा संभाग आयुक्त कार्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर 14 सनातनी हिंदू गौरक्षकों को होशंगाबाद में उम्र कैद की सजा दिए जाने के मामले में आपत्ति दर्ज कराई गई है। संगठन ने ज्ञापन में कहा कि वे नगर न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन इस प्रकरण में पक्षपात और अन्यायपूर्ण निर्णय का आरोप लगाते हुए मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष विधिक कार्रवाई और समीक्षा की मांग की है। साथ ही सरकार से मांग की गई है कि दोषी बताए गए गौरक्षकों को उच्च न्यायालय में अपील के लिए कानूनी सहायता दी जाए, उनके परिवारों को सहयोग मिले और पूरे मामले की समीक्षा कर न्याय सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान संगठन के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। संगठन हिंदू महासभा, इसके माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। 14 गोरक्षकों को जो फांसी की सजा सुनाई है वो जज मुस्लिम है, और किस तरह का आक्रोश है आपका? आजीवन कारावास की। देखिए, आज अखिल भारत हिंदू महासभा ने जो 14 गोरक्षकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, उसके विरोध में संभाग आयुक्त कार्यालय पर हमने प्रदर्शन किया है। और जो जज तबस्सुम खान ने सजा सुनाई है, उन्होंने इसके अंदर जो बचाव साक्ष्य में गवाह पेश हुए हैं, उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर वो गवाहों के पूरे बयान दर्ज नहीं होने दिए, और द्वेषपूर्ण तरीके से इसके अंदर जो वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र है, वो जो गौरक्षक है उनको कानून की इतनी बारीकी नहीं मालूम, कोई प्रोफेशनल अपराधी नहीं है कि वो कानून की बारीकियां समझ सके। वहाँ उन्हें कोई प्रोफेशनल वकील की भी सहायता नहीं मिल सकी, और जज ने अपने पूरे प्रभाव का इस्तेमाल करके इस पूरे प्रकरण के अंदर हस्तक्षेप करके और जानबूझ के उन 14 गौरक्षकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वो गौरक्षक निर्दोष हैं, और उसके अंदर जो मुख्य आरोपी थे वो लोग गवाह बन गए। उन्होंने इन 14 गौरक्षकों के साथ षड्यंत्र पूर्वक करके इन्हें पूरा षड्यंत्र करके फंसाया है। और हमारी मांग है प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से, कि इस प्रकरण में हस्तक्षेप करें और उन 14 गौरक्षकों को पूरी कानूनी सहायता उपलब्ध कराएं और उनकी रिहाई का मार्ग प्रशस्त करें। आरोप लगा था इन गौरक्षकों पर एक व्यक्ति की, मुस्लिम व्यक्ति की, कोई गौ तस्कर था, उसकी हत्या का, मारपीट का आरोप लगा था। लेकिन जो वो व्यक्ति मरा है वो पुलिस कस्टडी में मरा है, पुलिस थाने के अंदर मरा है। वो व्यक्ति को इन लोगों की मारपीट से नहीं मरा है, पुलिस कस्टडी में था जब वो व्यक्ति मरा है। क्या वो व्यक्ति गाय काटने वाला था? कैसे? हाँ, गौ तस्कर था, गौ हत्या करने वाला व्यक्ति था जो मरा है। लेकिन उसकी भी पूरी जांच होना चाहिए, क्योंकि वो जब मरा है तो थाने के अंदर मरा है, वो कोई इन गौरक्षकों के हाथों से नहीं मरा है। इन पे जबरन पुलिस ने अपना बचाव करने के लिए इनके ऊपर आरोप थोप दिया है। ये जो मामले की सुनवाई जज कर रही है वो मुस्लिम है, वो मुस्लिम जज है, और हमने उस पूरे प्रकरण की हमने जांच की है हिंदू महासभा की ओर से, और हमने उसमें देखा है कि जो बचाव साक्ष्य जो पेश होना थे वो जज ने अपने पूरे प्रभाव का इस्तेमाल कर, क्योंकि वहाँ जो वकील थे वो प्रोफेशनल बहुत ज्यादा उस ग्रामीण क्षेत्र में वकील नहीं है, तो उनको पूरी कानूनी सहायता उन 14 गौरक्षकों को नहीं मिल सकी है। उनने अपने जज ने प्रभाव का इस्तेमाल कर उस मामले में हेरफेर करके और इनको सजा सुनाई है। आज अगर सरकार आपका पक्ष नहीं रखती है तो क्या किस तरह आंदोलन आगे? हिंदू महासभा पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आंदोलन करेगी। और मोदी जी ने जो बदनाम किया है गौरक्षकों को कि गौरक्षक गुंडे होते हैं, तो हम सभी गुंडे हैं। मैं तो कहता हूं हम गौरक्षा हैं, तो हम गौरक्षा करने वाले। हमारे शिवाजी महाराज भी गुंडे थे, हमारे साधु संत, हमारे भगवान श्री कृष्ण जो गौरक्षा करते थे वो भी गुंडे थे, अगर आप मोदी जी कहते हैं तो। और हिंदू समाज पूरा गौरक्षकों के साथ में है, और उन गौरक्षकों को अगर प्रदेश सरकार रिहाई में मदद नहीं करती तो हम प्रदेश सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। आपका परिचय दीजिए। जितेंद्र सिंह ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारत हिंदू महासभा। आज 14 सनातनी हिंदू गौरक्षकों के सम्मान में हम लोग मैदान में आए हैं, और हमारी मांग है कि इन निर्दोष गो भक्तों को कारावास से मुक्त करे, और इसमें जो उनको न्याय की जो प्रक्रिया से जो गुजरना है, आगे जो मुख्यमंत्री जी अपनी इसकी समीक्षा करके इस मामले में हस्तक्षेप करे और सभी को न्याय दिलाएं। जज की भूमिका को किस तरह से देखते हैं? हमारे विशेष से जो जज है, जज की भूमिका हमको थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें उनको पुनर्विचार करना चाहिए, मामले को फिर से देखना चाहिए और इस पर निर्णय करना चाहिए। सरकार से क्या अपील है आपकी? सरकार से अपील ये है कि कानूनी सहायता इन गौरक्षकों को दी जाए और उनके साथ न्याय किया जाए। यदि सरकार नहीं सहायता करती है तो किस तरह का? नहीं सहायता करती है तो फिर प्रदेश में हम आंदोलन करेंगे, हर गांव में, हर गली में, हर
तहसील में, हर जिले में मध्य आंदोलन प्रदेश में होगा। भाजपा की सरकार है जो हमेशा गो रक्षा की बात करती है, गो सेवा की बात करती है। क्या कहना चाहेंगे, सरकार अपने निर्णय से दूर हटती जा रही है? देखो भाई साहब, सरकार के हिसाब से तो अभी अमृत काल चल रहा है, लेकिन इसी अमृत काल में 600 गायें भोपाल में काट दी गई है और वहाँ काटने वाले जो आरोपी है वो खुलेआम घूम रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ के महापौर का इस्तीफा तक नहीं लिया गया। अभी तक कोई उस पर ठोस कार्रवाई नहीं की है मुख्यमंत्री जी ने। हमारी मांग है कि ऐसे अमृत काल में क्या ऐसे दिन देखने के लिए हमको दिन देखने पड़ेंगे क्या? अभी ऐसे अमृत काल में राम मंदिर से चंदा चोरी हो जा रहा है और हम बोल रहे हैं कि अमृत काल है। भैया ऐसा अमृत काल तो हमको नहीं चाहिए। और हम मोदी जी के पक्ष में थे, मोदी जी को हम जिता के लाए, भारतीय जनता पार्टी को हम समर्थन करते हैं, लेकिन हमको ऐसा अमृत काल नहीं चाहिए। आपका परिचय दीजिए। अर्जुन सिंह चौहान, गो सेवा प्रमुख, अखिल भारतीय हिंदू महासभा। यहाँ पर गो रक्षकों को जो आजीवन कारावास की सजा सुनाई, आप लोगों के मन में? ये सरकार को हिंदुओं ने बनाया है। पूरे भारत के अंदर हिंदुओं ने ही हिंदुओं की सरकार बनाई है। ये राजनीति करने वाले सत्ता पाने के बाद में आप देखिए गौ माता की क्या हालत हो रही है। 14 साल से ये लोग सत्ता के अंदर है और गौ माता के लिए कानून नहीं बना सकते हैं। तो हम भी चेतावनी दे रहे हैं, अगर हमने सत्ता में बिठाया है तो सत्ता में उतार कर भी फेंक देंगे। कोई भी नहीं बचा सकेगा। गौ माता के लिए जो भी गौ माता के ऊपर आक्रोश करेगा, हाथ लगाएगा, उसको हाथ काट दिया जाएगा, उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा है, हमारी मां से ज्यादा हम गौ माता की रक्षा करेंगे, उनका सम्मान करते हैं। तो हम चेतावनी देते हैं सभी सरकार को, जो बीजेपी सरकार बैठी हुई है, एक एक हिंदू बच्चा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आया है। अगर गौ माता को सम्मान नहीं मिला तो तुम ध्यान रखो, जिस तरह से तुमको सत्ता में बिठाया है, इस सत्ता से उतार कर फेंक दिया जाएगा। ये जो फैसला दिया है वो जज मुस्लिम है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं वर्ग विशेष का मामला दिखता है इसमें? ये तो सीधा सीधा दिख रहा है। जी। आप देखिए, एक तस्करी करने वाला, एक गौ की हत्या करने वाला वहां जाता है, उसको रोका जाता है, उसके सारे लोग इनके ऊपर हमला करते हैं, अपने बीच बचाव में काम करते हैं। कस्टडी में मरने वाला व्यक्ति को आज एक जज जो कि एक कम्युनिटी से आती है, उनको जो जिसमें नाबालिग बच्चे भी शामिल है, और उसको आप क्या बोलते हैं कि उम्र कैद की सजा सुना देते हो। ये कानून नहीं है, अंधा कानून है। अरे गौ रक्षक है, ये भारत भूमि है, ये देवताओं की भूमि है, बिल्कुल भी नहीं सहन करेंगे, काटेंगे। गौ माता की तरफ जो भी आंख उठेगी उसको उड़ा दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे साथ एक एक हिंदुओं का बच्चा है और बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये भारत हिंदू राष्ट्र है, कान खोलकर सुन लो सब लोग। गौ माता की तरफ किसने भी आंख उठाई हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल उठा के उसका विरोध करेंगे, उसको काट ही दिया जाएगा। मैं हिंदू महासभा से हेमंत राठौर। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर है, जहां रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को झांसे में लेकर सोना, नकदी और कीमती सामान ठगने वाली अंतर्राज्यीय टटलूबाज गैंग का जीआरपी जोधपुर ने पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से ठगी किया गया सोने का टुकड़ा भी बरामद हुआ है। मामला 7 मई का है, जब पश्चिम बंगाल निवासी एक यात्री ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 2 लोगों ने खुद को मददगार बताकर बातचीत की और फिर फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर अमाउंट कार्ड बनवाने के नाम पर 15 ग्राम सोना, मोबाइल फोन, 3000 रुपए नगद और आधार कार्ड लेकर फरार हो गए। जांच के बाद पुलिस ने दिल्ली निवासी पुष्पेंद्र बसंतवानी, बिहार निवासी अपुजुर आलम और पाली निवासी मीठू सिंह को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पूछताछ में वारदात स्वीकार की। जांच में सामने आया कि ये गिरोह अलग अलग राज्यों के यात्रियों को निशाना बनाकर मदद और पुलिस अधिकारी बनने का नाटक कर ठगी करता था, जबकि जीआरपी ने यात्रियों से ऐसे गिरोह से सतर्क रहने की अपील की है। जीएसटी गैंग एक भांडाफोड़ किया हमने रेलवे स्टेशन जोधपुर। एक आदमी भवेश नाम का जो यहाँ रेलवे स्टेशन पर था, वो 7/5 की घटना है ये, जिसमें आकर यहाँ पर एक कंप्लेंट दी कि मेरे द्वारा कुछ व्यक्ति 2-3 व्यक्ति द्वारा 15 तोला सोना और एक मोबाइल और कुछ नकदी रुपए लेकर, और उन्होंने धोखाधड़ी या कुछ जीएसटी कार्ड बनाकर, जिसके द्वारा पुलिस का डर बताकर कि इसके द्वारा आपका अमाउंट दे दिया जाएगा, ये करके उन्होंने उनसे ले लिया गया। उसके बाद में
उन्होंने हमारे यहाँ पे मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज करके उच्च अधिकारी द्वारा विशेष टीम का गठित किया गया। विशेष टीम द्वारा इनकी घटनाएं रेलवे स्टेशनों पर जो भी मजदूरी करने वाले आदमी थे, बंगाल के बाहर के जो भी थे, जो कमजोर वर्ग था, उन पे सभी पे टारगेट रहता था, जिनको गुमराह करके और उनके द्वारा मजदूरी स्टेशनों पर उनको सभी को पैसे उनके लूटना और झूठा कार्ड बनाकर पुलिस का डर भय करके उनके द्वारा ले लेना, ये उनका मेन कार्य था। टीम द्वारा विशेष अभियान चलाया गया जिसमें बंगाल, राजस्थान के कई इलाकों में किया हुआ है इन्होंने कार्य, जिसमें 3 आदमियों को हमने टारगेट किया विशेष अभियान के तहत। इनका नाम एक का पुष्पेंद्र बसतवानी जो सराय दिल्ली का रहने वाला है, दूसरे का मिट्ठू सिंह पुत्र बने सिंह जो पाली राजस्थान का रहने वाला है, तीसरा अपुजर आलम पुत्र श्री आमिद कमरुजर मुसलमान है जो किशनगढ़ बिहार का रहने वाला है। ये तीनों को वहां से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके लाके यहाँ पे श्रीमान कोर्ट में पेश किया गया तथा इनसे सभी सामान हमने बरामद कर लिया है। 15 तोला सोना था वो भी बरामद कर लिया है हमने और मोबाइल व नकदी प्राप्त कर ली है। इनका मेन टारगेट था कि जो भी मजदूर वर्ग था उनको स्टेशनों पर, रेलगाड़ियों में कहीं बाहर से, बंगाल से, पश्चिम बंगाल से या कहीं से भी आते थे, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, उनको सभी को टारगेट रहता था। उनके बाद में इनको पकड़ लिया गया तथा श्रीमान न्यायालय द्वारा जेसी कर दी गई है। इनको अब आज जेसी में छोड़ दिया गया है। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। कन्नौज से खबर है जहां 20-25 हजार रुपए के लालच में दोस्त की हत्या का खुलासा हुआ। जी हां, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कन्नौज के थाना कोतवाली क्षेत्र के लीलापुरवा मोचीपुर मार्ग पर 21 जून को हुई युवक सचिन की हत्या का पुलिस ने सफल खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक के 2 दोस्तों सोनू कठेरिया निवासी पहलवानगंज और शमीम निवासी तिखवा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण में मानसून की बेरुखी के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। जहां सोयाबीन, उड़द और मूंग जैसी खरीफ फसलों की बुआई का समय चल रहा है, लेकिन बारिश न होने से खेतों में सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। किसानों का कहना है कि जुलाई का पहला सप्ताह बीत जाने के बावजूद अब तक पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, जिससे खेतों की नमी खत्म हो गई है और बुआई प्रभावित हो रही है। किसानों के मुताबिक इन फसलों की बुआई के लिए 3 से 4 इंच बारिश जरूरी होती है, लेकिन इस बार मानसून की देरी के चलते वे आसमान की ओर टकी लगाए बैठे हैं। बीज और खाद खरीद लेने के बावजूद बुआई नहीं हो पा रही है। यदि अगले कुछ दिनों में बारिश नहीं हुई तो बुआई का समय निकलने के साथ उत्पादन पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता आकाश कुमार की रिपोर्ट। मंडला जिले के बमनी मंजर थाना क्षेत्र के मुर्गा टोला स्थित धुआंधार जलाशय के नहाने के दौरान 26 वर्षीय हीला उडाली पिता हेमराज उडाली निवासी भड़िया की डूबने से मौत हो गई। गुरुवार शाम हुई घटना के बाद लगातार बारिश और अंधेरा होने से रेस्क्यू नहीं हो सका। शुक्रवार सुबह राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि SDRF की टीम ने हवलदार कोमल सिंह के नेतृत्व में वाहन चालक संदीप, जवान सुखदीन, यशवंत, सौरभ और DRC बमनी के उत्तम और रघुनंदन के सहयोग से शव बरामद किया। पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है। क्या नाम है इसका? हीरा उडाली। पापा का नाम? हेमराज उडाली। कितनी उम्र है? ये तकरीबन कल तो बता रहे थे कि 20 साल का है, लेकिन पता चला आधार कार्ड को देख कर कि तो 2000 की जन्म तिथि उसकी, तो इस प्रकार मेरे को लग रहा है 26 साल हो गए। 26 साल है ना। कहाँ का रहने वाला है? ये प्रॉपर बढ़िया का है। बढ़िया का है। रिश्तेदारी में? रिश्तेदार मेरा साला लग रहा है। साला है। यहाँ आया था, कब से रह रहा है? ये मेरे पास में तो करीबन 2 महीने से रह रहा है। अच्छा, कल क्या हुआ था? कल ये कि कल बारिश हुई थी, तो अच्छा। मछली पकड़ने के दौरान आए थे, तब घर पे मेहमान भी आए थे, तो मैंने सोचा कि भाई मछली के हिसाब से जाएंगे। तो ये घटना है 4 बजे की। अच्छा जी। कौन कौन थे साथ में? इसमें क्या है, हम लोग तो 3 ही लोग आए थे गांव से। अच्छा। और उस पार तो 150 से 200 लोग थे उस तरफ। उधर क्या है, उस तरफ तो जाने के बाद में अच्छा, ठीक गहराई भी कम थी। ठीक। मंडला से सी न्यूज संवाददाता प्रसन्न चंद्रौल की रिपोर्ट।
खबर पुणे से, जहां पुरंदर तालुका के पिंगोरी गांव में कारगिल युद्ध के अमरवीर शहीद लॉयंस नायक शंकर राजाराम शिंदे के स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। पूर्व सैनिकों ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर उनके शौर्य और राष्ट्र सेवा को नमन किया और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में शहीद के दोनों पुत्र रणजीत शिंदे और सागर शिंदे सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी, गणमान्य नागरिक, विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहे। उपस्थित लोगों ने कहा कि शहीद लॉयंस नायक शंकर राजाराम शिंदे की वीरता, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगी। उनका सर्वोच्च बलिदान हमेशा स्मरणीय रहेगा। पुणे से सी न्यूज संवाददाता संतोष जगताप की रिपोर्ट। रत्नागिरी से खबर है, जो जिले के खेड तालुका में स्थित ऐतिहासिक ब्रिटिशकालीन बोरज बांध लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते पूरी तरीके से भर गया है और अब ओवरफ्लो होने लगा है, जिससे खेड शहर के लिए बड़ी राहत की स्थिति बन गई है। ये बांध गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के माध्यम से शहर को पेयजल उपलब्ध कराता है और इस वर्ष पर्याप्त जल संग्रह होने से आगामी समय में जलापूर्ति को लेकर काफी चिंता जो है वो हद तक कम हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक मई महीने के अंत तक जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नगर परिषद ने तकनीकी तैयारियां कर पानी संग्रह का निर्णय लिया था, जिसमें नगराध्यक्षा माधवी बुटाला और नगर सेवकों के प्रयास भी शामिल रहे। भारी बारिश के बाद बांध में भर जाने से इन प्रयासों को सफलता मिली है और शहरवासियों को पेयजल संकट से राहत मिलने की उम्मीद है। रत्नागिरी से सीनियर संवाददाता सागर कदम की रिपोर्ट। रीवा से खबर है, जहां पर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था में कथित लापरवाही को लेकर NSUI ने गंभीर आरोप लगाए हैं। चेतावनी दी है कि अगर छात्रों को न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन और विश्वविद्यालय में तालाबंदी की जाएगी। NSUI जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने बताया कि सिंगरौली के एक MBA छात्रा की परीक्षा पहले 2 से 3 जुलाई को निर्धारित थी, जिसे 1 जुलाई को रात अचानक स्थगित कर दिया गया, लेकिन अगले ही दिन दोपहर में फिर से संदेश जारी कर उसी दिन परीक्षा में शामिल होने के निर्देश दे दिए गए। इस अचानक बदलाव से दूर दराज जिलों के छात्रों जो कि 200-300 किलोमीटर दूर परीक्षा देने आते हैं, वो उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आरोप है कि छात्रों ने जब प्रशासन से मदद मांगी तो उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया। NSUI ने इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए तत्काल समाधान की मांग की है और चेतावनी दी है कि अन्यथा आंदोलन तेज किया जाएगा। हेलो, क्या घटना हुई है आपके साथ, एक बार बताइए मुझे पुनः। सर मेरा क्या कहते हैं, कौन सी कॉलेज है आपकी? APS यूनिवर्सिटी रीवा, यही कॉलेज है सर। आप APS यूनिवर्सिटी की छात्रा हो, है ना? कहाँ से आती हो आप? मैं सिंगरौली बैरन से 30 किलोमीटर दूर अंदर ग्राम एक पई है, पोस्टोटी से आती हूँ। अच्छा, इसमें क्या किया आपके साथ, क्या हो गया? सर मेरे साथ ये हुआ कि मेरा क्या कहते हैं 1 तारीख को 8 बजे मैसेज आता है। 1 तारीख को 8 बजे रात मैसेज आता है। हाँ, कि आपका जो 2 तारीख और 3 तारीख वाला पेपर होना था वो रद्द कर दिया जाता है। ठीक है। जो फिर से डेट आएगा वो आपको बताया जाएगा। ठीक है। फिर 2 तारीख को 12:44 पे वॉइस रिकॉर्डिंग आता है कि सारे स्टूडेंट एग्जाम सेंटर पहुंचे। दोपहर मतलब 1 बजे के आसपास, 12:44 के आसपास, है ना? हाँ। फिर वॉइस रिकॉर्डिंग आता है, सारे स्टूडेंट एग्जाम सेंटर पहुंचे। ठीक है। कितने बजे से एग्जाम है आपका? 3 बजे से। 3 बजे से है। ठीक है। और फिर उसका परीक्षा का डेट आता है। ठीक है, उसके बाद टाइम टेबल आता है आपके पास। हाँ। हाँ, फिर मुझे पता चला सर, मैं वहाँ से जितना भी कोशिश करती, लेकिन सिंगरौली से मैं रीवा में 2 घंटे में नहीं पहुँच सकती सर। बिल्कुल। हाँ, मैंने ये भी ट्राई किया कि शायद मैं क्या कहते हैं कि 4 बजे तक पहुँच जाऊंगी या 3 घंटे जितना सुबह करके पहुँच जाऊंगी तो मैं एग्जाम दे लूंगी। ठीक है। मुझे 1 घंटे मिल जाएगा तो भी मैं एग्जाम दे लूंगी। ठीक है सर, लेकिन वहाँ से पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। ठीक है। फिर आपने विश्वविद्यालय में कोई बात की जाके क्या? कि मैंने अपने कॉलेज में डिपार्टमेंट से मैम से मैंने फोन पे बात किया कि मैम मेरा ऐसे बात है, मैं अभी हॉस्पिटल से इलाज करा के अभी मैं घर जस्ट आई हूँ। जी जी। तो मेरा मैम अभी पेपर होना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, कैसे दे पाऊंगी? ठीक है। तो मैम ने बोला कि बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है। फिर हाँ,
फिर मैं क्या कहते हैं कि वहाँ से 3 बजे में वहाँ से निकल गई अपने घर से। मैं 2 ही बजे निकल गई थी, 1:45 के लगभग। ठीक है। वहाँ से मैं डायरेक्टली पहले बैरन गई, बैरन से मैं 3 बजे का बस था, 6 बजे बस पकड़े, फिर रीवा के लिए निकल गई। ठीक है। फिर आज यहाँ सर कॉलेज में आके यही बात कर रही हूँ, तो सर लोग ने बोला कि हम वहाँ पे पहले मैं गर्भ सर की बात करी, वहाँ के है जो वहाँ के हेड है हमारे डिपार्टमेंट के। हाँ। तो सर ने बोला कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अब 1 साल बाद पेपर देना। अच्छा, आपने मैडम से मिला आपने? हाँ, मैडम से बोला तो मैम बोले कि अनुराग सर से मिलना। अनुराग सर से बोले कि 1-2 घंटे बाद आना। अभी मैं आया हूँ। अच्छा। हाँ, मैं क्या कहते हैं 11:30 तक वहाँ थी, तो सर 11 साढ़े 11 बजे आए, तो बोले कि 1 घंटे बाद आना, 1-1.5 घंटे बाद आना। ठीक है, मतलब कुल मिला के उन्होंने बोला कि आपकी ही गलती है ना? हाँ, और फिर मैं आवेदन लेके यहाँ पे कुलपति सर के पास आ गई। हाँ। यहाँ पे कुलपति सर मुझे नहीं मिले। फिर जो वही मैडम है, हाँ हाँ। मैम से मेरा तो बात नहीं हुआ, जो उनके जो भी वहाँ पे बैठते हैं उन सर से बात हुआ मेरा। हाँ हाँ। तो उन्होंने बोला कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, विश्वविद्यालय के कुल सचिव मैडम ने बोला है ना? हाँ, मैडम ने नहीं बोला, एक वहाँ पे सर थे। अच्छा, उन्हीं के ऑफिस में जो उनको मतलब आदेश देते हैं अंदर जाने के लिए, जो भी है। अच्छा, मतलब गार्ड ने आपको अंदर भी नहीं जाने दिया है ना? नहीं, अंदर गई थी मैं, अंदर जाके एक सर बैठे थे, वहाँ सर से बात हुआ था मेरा। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि इसमें हम क्या कुछ नहीं कर सकते है ना? हाँ। ठीक है, तो आप आज रीवा रुक जाओ। ठीक है, मैं भोपाल हूँ, कल आता हूँ मैं, तो कल मैं आपके साथ चलूंगा विश्वविद्यालय। जो भी पॉसिबल होगा, विश्वविद्यालय प्रशासन की अगर गलती है तो इसकी लड़ाई NSUI आपके साथ लड़ेगी। ठीक है? हाँ, इसकी ये मेरी गारंटी है। मैं चलूंगा आपके साथ, जितनी पॉसिबिलिटी होगी इसमें हम कराएंगे आपकी मदद। ठीक है? ठीक। ये बहन हमारी सिंगरौली की बैठन की थी, जिसका आज फोन आया था। वो मेरे पास फोन की और रोते हुए फोन की। फिर मैंने कहा कि क्या हो गया आपके साथ, तो उन्होंने बताया कि 1 तारीख को 8:30 बजे रात को 8 से 9 के बीच में फोन आता है, मैसेज आता है ग्रुप में कि आपका पेपर जो 2 और 3 तारीख को पेपर था वो किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया है, आपका पेपर पुनः डेट बताई जाएगी। अगले दिन जो 3 बजे से पेपर होना था वो स्थगित हो चुका था। फिर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे के लगभग मैसेज किया जाता है कि आपका पेपर पुनः उसी तरह संचालित किया जाएगा जिस तरह आपका पेपर होना था। लेकिन क्या मैं पूछता हूं विश्वविद्यालय प्रशासन से, क्या 2 घंटे में सिंगरौली बैठन से रीवा पहुंचना पॉसिबल है स्टूडेंट के लिए? ये 12 जिलों से संबंधित महाविद्यालय है। अगर आपको कोई भी पेपर करना है तो 1 दिन 2 दिन पहले आपको ये चीजें बतानी चाहिए, लेकिन आपने किसी भी प्रकार से इस पर कोई वो नहीं की। अब जब छात्रा यहाँ आती है तो उसको आप कहते हो कि आपकी गलती है। मैं कहता हूँ कि एक ही छात्र है ऐसी है, लेकिन आप इसकी स्क्रीनशॉट है, आपने 12:45 में मैसेज करते हो कि 3 बजे से आपका पेपर है। बारिश भी हो रही है, सारी चीजें 300 किलोमीटर दूर से आना, कैसे पहुंचेगी वो छात्र? विश्वविद्यालय प्रशासन को इस चीज को संज्ञान में लेना होगा। ये बच्ची के साथ जो छात्र है, ये बहन है हमारी, अगर इसके साथ गलत होगा तो NSUI कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। जरूरत पड़ी तो विश्वविद्यालय में कल तालाबंदी भी की जाएगी। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर छत्रपति संभाजीनगर से है, जहां पर कन्नड़ पंचायत समिति कार्यालय में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनू IAS ने अतिरिक्त मुख्य अधिकारी वासुदेव सालुंखे के साथ विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया गया। बैठक के दौरान CEO मीनू ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अधूरे घरकुलों का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाए और सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर आवास योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए। साथ ही मनरेगा के तहत समय पर मास्टर जारी कर विकास कार्यों को गती देने पर जोर दिया गया। तालुक्यासाठी नाही, जिल्ह्यासाठी पण हा, म्हणजे कन्नडमध्ये आता मी आणि माननीय अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आज इथे त्यामुळे आले होते की कन्नड तालुका थोडासा म्हणजे वेगळे वेगळे इंडिकेटर मध्ये मागे आहे।
तो मी आणि साहेबांच्या स्वतः लक्ष्य व्हायला पाहिजे, त्यामुळे मी आज इथे आले होते. अदरवाईज तो कन्नड असेल या खुलताबाद सगळं तालुक्याकडे माझी आत्ता 3-4 विषयच्या प्रायोरिटी आहे. म्हणजे स्पेसिफिकली 6 महिना मी बोलू नाही शकत, पण लेकिन इस महीने का चालू महीनेच्या 3-4 विषयच्या प्रायोरिटी आहे. छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। कांग्रेस नेताओं ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्यवाही की मांग करते हुए इसे युवाओं को भविष्य से खिलवाड़ बताया। साथ ही अयोध्या धाम में हुई कथित चोरी और अनियमितताओं पर सरकार से जवाब मांगा। प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री मोहन यादव से जुड़े कथित भूमि घोटाले का मुद्दा उठाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इसके अलावा सतना जिले और आसपास के किसानों को खाद बीज, बिजली और फसलों के उचित दाम जैसी समस्याओं को लेकर भाजपा सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है। आज आपने 4 मुद्दों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कौन-कौन से मुद्दे थे और क्या? आज प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश के अनुसार आज पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। जो हमारे यहाँ जो 4 मुद्दे उठाए गए हैं उसमें नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण, इसमें 17 जून को राहुल गांधी जी ने कोटा में से बच्चों से संवाद भी किया था। उसके बाद अपन लोग इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग ने की थी। दूसरा राम मंदिर अयोध्या में चोरी प्रकरण, जो ये हमारे श्रद्धालुओं के जो श्रद्धा के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया है उस मामले में उसको उठाना था। तीसरा है मुख्यमंत्री मोहन यादव की ज़मीन घोटाला। ये जहाँ से इनके बाईपास निकल रहा है, जहाँ से निकल रहा है उनके उसके पहले ज़मीन इनके पास कैसे हो जाती है, इस मामले में इसको उठाने की बात रखी गई है। चौथा किसानों की समस्या, जो जब से सरकार बनी है तब से आज तक किसानों की समस्या दूर नहीं हो पाई। ना तो उनको टाइम से खाद बीज मिलता है, ना तो जब उनकी फसल तैयार हो जाती है तो उनको सही टाइम पर उसका रेट मिलता है। तो इसी कार्य सब समस्या उठाने के लिए आज प्रदेश कांग्रेस से निर्देश मिला था, उसी में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुद्दों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने करी, मुद्दों को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या है, आंदोलन करेगी? इसके बाद ये इसका जो है ये अभी मुख्यमंत्री यदि जिस जिले में जाएंगे वहाँ से हमारे कांग्रेस के सभी साथीगण उनसे इसमें सवाल करेंगे और 15 जुलाई को भोपाल में हम लोग मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने वाले हैं। और जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में उज्जैन में एक बहुत विशाल जन आंदोलन किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। सतना से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां जिले के रामपुर प्रखंड की भीतरी बांध पंचायत में पैक्स चुनाव शुक्रवार को उत्क्रमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के 4 बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद के 3 और सदस्य पद के 20 प्रत्याशियों के लिए 2192 मतदाताओं ने मतदान किया। भभुआ एसडीएम अमित कुमार ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया और प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी से सीओ रामपुर अनु कुमारी और थानाध्यक्ष पंकज कुमार पासवान ने जानकारी ली। सेक्टर पदाधिकारी अमन सिंह ने बताया कि सुबह 11 बजे तक तकरीबन 28% मतदान हो चुका था। मतदान कार्य में 16 कर्मी तैनात रहे, जबकि पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, शारीरिक उपाधीक्षक ओम प्रकाश, BWO अखिलेश कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। में से क्या जायजा लिया गया? क्या पैक्स चुनाव अभी प्रक्रियाधीन है और शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। सभी प्रक्रिया का पालन करते हुए अच्छे से मतदान कराया जा रहा है। जी, कितने बजे से कितने बजे मतदान होगा सर? मतदान की सुबह 7 बजे से शाम के 4:30 बजे तक का टाइम है और जैसा आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ है। अभी 18-20% के आसपास मतदान हो चुकी है। मतदाताओं से क्या अपील होगी सर? मतदाताओं से कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। शांतिपूर्ण सब मतदान हो रहा है, अपना मताधिकार का प्रयोग करके अपने प्रत्याशी को चुने। धन्यवाद। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। पुणे से खबर है, जो जेजुरी नगर परिषद प्रशासन ने आगामी संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी यात्रा को देखते हुए कटे पठार प्रवेश द्वार चौराहे पर स्थित जर्जर और खतरनाक प्रवेश द्वार को हटाने का कार्य शुरू कर दिया है, ताकि लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके और किसी भी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके। ये प्रवेश द्वार श्री खंडोबा देवस्थान कटे पठार ट्रस्ट के अधीन है और लंबे समय से जर्जर अवस्था में था, जिस पर पहले ही
चेतावनी पट्टिका लगाकर इसे खतरनाक घोषित किया गया था। ये मार्ग अत्यंत व्यस्त होने के कारण यहाँ रोजाना हजारों श्रद्धालु, विद्यार्थी और वाहन गुजरते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। आगामी 13 जुलाई को पालकी यात्रा के यात्री विश्राम को देखते हुए भारी भीड़ की संभावना के मद्देनजर प्रशासन ने समय रहते ये निर्णय लिया और ध्वस्तीकरण कार्य शुरू और सुरक्षा मानकों के साथ किया जा रहा है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने इस कदम का स्वागत किया है। पुणे से सी न्यूज संवाददाता संतोष जगताप की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।